हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमति विज्ञान चैनल। यशमति विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे असामान्य अणुभार क्या है और असामान्य अणुभार के प्रमुख कारण क्या हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अंतर्गत ये हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हम इसकी परिभाषा है क्या, परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। वास्तव में कि जब विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है, यहाँ पर आपको क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा परिभाषा में कि जब विलेय पदार्थ को, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तब विलेय के अणुओं का या तो संगुणन होगा अथवा वियोजन हो जाता है, जिससे उनका अणुभार सामान्य अणुभार से अधिक या कम प्राप्त होता है। ऐसे अणुभार को ही कहा जाता है अपसामान्य अणुभार। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि अपसामान्य अणुभार क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप यहाँ से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो या तो उसका संगुणन हो जाएगा अथवा उसका वियोजन हो जाएगा। यदि संगुणन होगा तो फिर अणुभार अधिक हो जाएगा, यदि वियोजन होता है तो उसका अणुभार कैसा हो जाएगा, कम प्राप्त होगा। तो ऐसे ही अणुभार कहलाते हैं अपसामान्य अणुभार के नाम से जाने जाते हैं। तो अणु संख्या गुणधर्म के बारे में यहाँ पर चर्चा चल रही है। अणु संख्या गुणधर्मों के प्रायोगिक आंकड़े से प्राप्त आणविक द्रव्यमानों के मान हमेशा सामान्य आणविक द्रव्यमानों के बराबर नहीं होते हैं। इसके दो प्रमुख कारण बताए गए हैं। एक तो है विलेय के अणुओं का संगुणन होना, दूसरा मुख्य कारण यहाँ पर बताया गया है कि विलेय के अणुओं का वियोजन। तो पहले हम ये मुख्य देखेंगे, गुण को देखेंगे किस प्रकार से विलेय के अणुओं का संयोजन होना, कि विलेय के अणुओं का संयोजन यहाँ किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो विलेय होगा जिसे हम विलायक में घोलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। हम बेंजीन की एक विलायक के रूप में यहाँ पर रहेगा और एसिटिक अम्ल को हम लेंगे विलेय के रूप में यहाँ पर। तो एक उदाहरण को हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, यह क्लियर लिखा गया है, यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर उसका संगुणन हो जाता है। संगुणन का तात्पर्य होता है उसके अणुओं का जो योजन हो जाता है, उसके अणु आपस में जुड़ जाते हैं किसी भी कारणवश, तब विलयन में विलेय के कणों की संख्या में कमी हो जाती है। तब विलायक के अणु संख्या गुणधर्मों के मान भी कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जबकि प्रेक्षण द्वारा प्राप्त विलेय का अणुद्रव्यमान सामान्य अणुद्रव्यमान की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। यदि विलयन में 10 अणु मौजूद है और 10 अणुओं के बीच में यदि संयोजन हो जाए तो 10 अणुओं के बीच में जब संयोजन होता है वो आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं, किसी कारणवश या बॉन्ड से बंध जाते हैं, तो अणुओं की संख्या घटकर यहाँ पर कणों की संख्या घटकर यहाँ पर अब 5 रह जाएगी, क्योंकि अब ये जोड़े के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि इनके बीच में हो जाएगा संयोजन। देखेंगे संगुणन को, ठीक है, समीकरण में देखेंगे, साथ साथ में चित्र की सहायता से जहां पर संगुणन को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, हम इसको स्पष्ट कर लेते हैं। एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलने पर एसिटिक अम्ल का अणुद्रव्यमान हमें 120 प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल का अणुद्रव्यमान कितना प्राप्त होता है, 120, जबकि उसका सामान्य अणुद्रव्यमान कितना है, 60 है। अर्थात एसिटिक अम्ल के जो अणु है, अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो एसिटिक अम्ल के अणुओं के बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है, उसके संगुणित हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट हो जाते हैं। तो इन्हें हम किस प्रकार से देख सकते हैं, चलिए हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें ब्लू डॉट से जो नीले कलर से लाइन बनाए गए हैं वह है एसिटिक अम्ल के अणु को बताएंगे, एसिटिक अम्ल के अणु। और यहाँ पर जो घोल होगा ऑरेंज कलर का यहाँ पर बताया गया है वो बेंजीन का घोल है, और बेंजीन की घोल में एसिटिक अम्ल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध के निर्माण से एसिटिक अम्लों के अणु का संगुणन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर संगुणन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है वो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए हम यहाँ एक बार प्रक्रिया को देख लेते हैं। यह देखिए, एक एसिटिक अम्ल का अणु यहाँ पर निकल कर आता है और साथ साथ में यहाँ पर ये दूसरा एसिटिक अम्ल का अणु आपस में जाता है और ये एक दूसरे के साथ संगुणित हो जाते हैं। इसी प्रकार से तीसरा एसिटिक अम्ल का अणु इस चौथे एसिटिक अम्ल के अणु के साथ में संगुणित होता है। यहाँ पर इन अणुओं को बताया गया कि संगुणन हो रहा है बेंजीन की घोल में जो मौजूद है। यह लिखा गया है कि बेंजीन की घोल में एसिटिक अम्ल के अणुओं
के बीच हाइड्रोजन बंध निर्माण से एसिटिक अम्ल के अणुओं का संगुलन का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम। आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर दो एसिटिक अम्ल के सूत्र आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हैं। दोनों ही ये सूत्र है वो एसिटिक अम्ल के सूत्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सूत्र भी आपके सामने एसिटिक अम्ल का सूत्र है जिसे हमने दूसरे तरीके से लिखा है और ये है CH3COOH यहाँ पर फॉर्मूला है। और इसी प्रकार से ये सूत्र भी CH3COOH फॉर्मूला है, अर्थात ये भी एसिटिक अम्ल का ही सूत्र है। और दोनों सूत्रों के बीच में यहाँ पर संगुलन होता है। वह संगुलन किस प्रकार से होता है यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए हम यहाँ संगुलन को देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर संगुलन होता है, अर्थात इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। सीधे सीधे हम यहाँ कह सकते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा। वो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण जो होता है वो डॉट डॉट रेखा के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित होता है। यहाँ पर प्रदर्शित होने का मुख्य काम है कि डॉट डॉट रेखा के द्वारा हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित हो। चलिए यहाँ देखेंगे, यहाँ पर डॉट डॉट रेखा के द्वारा प्रदर्शित होने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ये यहाँ पर रहेगा, इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित होगा। ये देखिए यहाँ पर इस समय ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। अब हम यहाँ देखेंगे संगुलन होने के पश्चात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका अणुभार कितना होता है और सिंगल में कितना था और संगुलन के बाद कितना हो जाता है। यहाँ देखेंगे सिंगल अणुभार यहाँ पर देख रहे हैं CH3COH का यदि अणुभार निकालना चाहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक ना, संगुलन के पहले इनका अणुभार कितना था और संगुलन के बाद कितना होगा मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सरल है कैलकुलेशन। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं या यौगिक का अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं वो भी आप देख सकते हैं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। यदि नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और प्लस यहाँ हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन गुणा कितने का हुआ है हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस लगा देंगे। फिर कितने कार्बन यहाँ पर है, फिर 1 कार्बन है, फिर लिखेंगे 12, हम 1 का 12 होता है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे, एक ऑक्सीजन का यहाँ पर होता है 16 और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी बार है 2 बार है, तो मैं 2 से इसमें इंटू कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर हाइड्रोजन की संख्या है 1, ये लिख देंगे। अब टोटल सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लें फिर बाकी सबको योग कर लेते हैं। देखिए ये तो हो जाएगा 12, ऐसा कैसे आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 और 1, 3 एकम 3 यहाँ पर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा ये, फिर यहाँ आ जाएगा 12, इसके नीचे ही लिखेंगे 12, फिर प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ आ जाएगा 16 दूनी 32, यहाँ पर आ जाएगा प्लस लिखेंगे 1, यहाँ पर लिख देंगे 1। अब सारा कुछ हमें जोड़ना है तो यहाँ से जोड़ लेंगे हम 12 दूनी 24 जो हो जाएंगे, 24 और 3 27 और जो हो जाएगा 28, 28 और 32 होते हैं 60, तो यहाँ से इसका 60 निकल कर आता है और 60 इसका है, तो 60 और 60 योग होने पर अब ये हमारे पास संगुणन के बाद इनका अणुभार का जो प्रेक्षण के द्वारा प्राप्त होता है वो 120 अणुभार प्राप्त होता है, जो कि सामान्य अणुभार से कहीं अधिक है, इसीलिए इसे कहा जाता है अपसामान्य अणुभार। ठीक है ना, ये तो हमने संगुणन के कारण अपसामान्य अणुभार देख लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे वियोजन के कारण अपसामान्य अणुभार कैसे होता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, हम लिखा गया है यदि किसी विलय को विद्युत अपघट्य विलायक में घोला जाता है तो अणु आयनों में टूटने लगता है और उसका वियोजन हो जाता है। तब विलयन के कणों की संख्या में कैसी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और ऐसे विलयनों के लिए अणुसंघ गुणधर्मों के मान उच्च हो जाते हैं या उच्च प्राप्त होते हैं, जबकि प्रेक्षण द्वारा प्राप्त विलय का अणुद्रव्यमान वास्तव में सामान्य अणुद्रव्यमान से अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक मूल बात कहने में आती है कि कणों की संख्या में वृद्धि होती है, तो स्वाभाविक है कणों की संख्या में वृद्धि होने से तात्पर्य होगा क्योंकि एक कण 2 भागों में टूट जाता है यदि कोई एक विलेय पदार्थ है। यहाँ पर बात करेंगे हम विलेय पदार्थ का कोई एक कण है, जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड ही यहाँ पर है, तो ये 2 भागों में डिवाइड होकर टूटता है। यहाँ पर एक कण से
ये दो कणों का निर्माण करता है, एक तो सोडियम धन आयन और दूसरा करता है क्लोराइड ऋण आयन। इस प्रकार से दो दो कणों का निर्माण कर देता है। इसलिए कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और कणों की संख्या में वृद्धि होने से अणु संख्य गुणधर्म के मान भी कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक, विलयन उदाहरण दिया गया है, विलयन में KCl को घोलने पर के धनायन मतलब पोटेशियम धनायन तथा पोटेशियम क्लोराइड ऋणायन में वियोजित हो जाता है। इसका अणु द्रव्यमान सामान्य अणु द्रव्यमान की अपेक्षा कैसा प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। सामान्य अणु द्रव्यमान आपको यहाँ पर मिलेगा तो पोटेशियम क्लोराइड जहां पर देखेंगे हम कितने भागों में टूट रहा है, दो भागों में टूट रहा है, जिसमें कि पोटेशियम धन क्लोराइड ऋण। यहाँ सामान्य अणु द्रव्यमान पोटेशियम का है 75.5, ठीक है, जबकि असामान्य अणु द्रव्यमान इन दोनों का भाग देने पर हमें यहाँ प्राप्त होता है 75.5 में 2 से डिवाइड करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 37.25, जो कि उससे बहुत कम है। इसीलिए इसे कहा जा रहा है असामान्य अणु द्रव्यमान, क्योंकि सामान्य अणु द्रव्यमान से ये कम है। तो ध्यान रखने वाली बात यही एक आती है कि वास्तव में यदि वियोजन होता है पदार्थ का तो उसके अणु द्रव्यमान में कमी हो जाती है, जिसे हम असामान्य अणु द्रव्यमान कहते हैं। और संगुणन होता है तब उसके अणु द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। वृद्धि होने का, अणु द्रव्यमान में वृद्धि होने से तात्पर्य है कि उसका संगुणन हो रहा है, लेकिन उनके अणु संख्यक गुण धर्मों के मान कैसे होंगे, कम प्राप्त होंगे। और जहां अणु द्रव्यमान में कमी हो रही है वहां उनके मान उच्च प्राप्त होंगे अणु संख्यक गुणधर्मों के। ये हमें उल्टे तरीके से समझना पड़ेगा। यहाँ हम देखेंगे किस प्रकार से इनका वियोजन होता है। यहाँ पर एक डायग्राम की चित्र की सहायता से समझाने का प्रयास किया गया है। यह देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए पोटेशियम क्लोराइड किस प्रकार से पोटेशियम और क्लोराइड में टूटता है, पोटेशियम क्लोराइड में डिवाइड हो रहा है, मतलब आयनों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि हो चुकी है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि आयनों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि हो चुकी है और आयनों की संख्या यहाँ पर बढ़ चुकी है। ये भी आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आता है, ठीक है, कि यहाँ पर आयनों की संख्या में वृद्धि होने का मतलब ये यहाँ पर 4, इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। जब कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो अणु संख्य गुणधर्म में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अणु संख्य गुणधर्मों की परिभाषा सीधे सीधे यही है कि वे विलयन के ऐसे गुण, जो विलयन के ऐसे गुण जो उसके अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे वह संख्या आयनों की संख्या हो, परमाणुओं की संख्या हो या अणुओं की संख्या हो, टोटल मिलाकर उसमें कुल मिलाकर कणों की संख्या होना चाहिए जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वही गुण उसके विलयन के अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मैं आपके साथ में नए टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा क्रम से ही, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर बने हैं और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।